हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे। रवि, प्रीतम, गौरव, नरसी, मंगल, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से भाई आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। आजाद, हिमांशु, ठीक है भाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि स्नेहन पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मनदीप, तुलसी कुमार, नरेश, विष्णु, हर्ष, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है। और हेलो भैया, हेलो, बताइए क्या हाल चाल। ठीक है भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है भाई? आपको पता है कि जब आपका इंजन में बेसिकली होता क्या है भाई, मेटल्स के पार्ट होते हैं। ठीक है। और मेटल्स के पार्ट क्या होते हैं, इसमें जब आपस में घिसते हैं या चलते हैं तो इनके बीच क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। हिंदी में बोलते हैं घर्षण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को कम करना है, क्योंकि आप देखो अगर घर्षण होगा, जैसे आप हाथ की हथेलियों को रगड़ो तो घर्षण हो रहा है। जब घर्षण हो रहा है तो हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट हो रही है तो क्या होगा भाई, हमारे इंजन का तापमान भी बढ़ेगा, पार्ट्स की लाइफ भी कम होगी। तो इस घर्षण को, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग जो है लुब्रिकेशन का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? जैसे सिंपल समझो, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है तो घिस रहा है। बीरिंग के अंदर कोई शाफ्ट चल रहा है तो उसके मतलब दोनों पार्ट्स आपस में सटे हुए हैं, तो उनके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, जिसके कारण पार्ट्स खराब होते हैं। तो अगर हम इस फ्रिक्शन को कम कर दें, देखो फ्रिक्शन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता या फ्रिक्शन को कभी जीरो नहीं किया जा सकता। और ऐसा कर दोगे तो भी दिक्कत है। जैसे आप, मैं कहूँ आप सड़क पर चलते हो तो सड़क पर किस लिए चल पाते हो, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हो। बर्फ पर चलना कठिन है, बर्फ जैसे बर्फ की सिल्ली, वो वाला बर्फ नहीं जो जम्मू कश्मीर में होता है। बर्फ की सिल्ली पर अगर आपको चलने को कह दिया जाए तो आपके लिए चलना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और कहीं कहीं पर फ्रिक्शन से हमें नुकसान भी होता है। जैसा कि इंजन में आप देखते हो, इंजन में फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है भैया, नुकसानदायक है। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और उसी लुब्रिकेशन सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई शब्दों में, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। यही चीज क्या है भैया, यही चीज यहां पर लिखी हुई क्या कह रहा है कि यदि मूव करने वाले पार्ट्स का धातु से धातु संपर्क होने दिया जाए तो इंटरनल कंबस्टन इंजन कुछ मिनटों के लिए भी नहीं चलेगा। मतलब अगर फ्रिक्शन होने दिया जाए, संपर्क होने दिया जाए, तो हमारा जो इंटरनल कंबस्टन यानी कि आंतरिक दहन इंजन है, वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं चलेगा। ठीक है। फ्रिक्शन की अत्यधिक मात्रा के कारण उत्पन्न हीट से धातुएं क्या होती हैं, पिघल जाती हैं और इंजन आपका नष्ट हो जाएगा। पिघल जाएगी भाई, जब हीट होगी तो मेटल का एक जो धातु होगा उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, तो उस पर जब मेल्टिंग पॉइंट में मेटल पहुंचेगा तो पिघल जाएगा। ठीक है। इससे बचने के लिए सभी मूविंग पार्ट्स के बीच ऑयल की एक फिल्म बनी रहती है, जिसे इंजन के सभी मूविंग पार्ट्स के बीच पंप करके बनाया रखा जाता है। तो हम क्या करें, अगर इन पार्ट्स के बीच में एक ऑयल की क्या करा दें, फिल्म, मतलब एक पतली परत बना दें। इन पार्ट्स को किसी भी तरीके से जितना इनका कांटेक्ट हो उसको कम करें, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हमारा इंजन ज्यादा समय तक वर्क कर पाएगा। तो मूविंग पार्ट्स के बीच एक बार तेल की डालने से वह दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब जब लुब्रिकेशन करते हो तो दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यहां से टेक्निकल प्रश्न कैसे पूछा गया है पिछली बार की परीक्षा में, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। पहला तो एक उद्देश्य है कि बियरिंग सरफेस की लुब्रिकेशन करना। दूसरा उद्देश्य है फ्रिक्शन द्वारा उत्पन्न हीट को सूख कर बियरिंग को ठंडा करना। मतलब यहाँ पे बियरिंग का एग्जांपल दिया है कि भाई हम बियरिंग में लुब्रिकेशन कर रहे हैं। तो पहला कार्य क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। दूसरा, अगर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो फ्रिक्शन से जो हीट उत्पन्न हो रही है उसको सोख कर क्या करना, ठंडा करना। इंजन के इंटरनल लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा मूविंग पार्ट पर तेल का बहाव किया जाता है। अब ये सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, पेट्रोल सिस्टम, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
कल वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, आगे बता दें भैया, फिर से क्लास देखिए। कल वाला टॉपिक अगर फिर से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे इस चैप्टर में पॉसिबल नहीं है उस टॉपिक को डिस्कस करना, ठीक है भैया। चलिए, यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, जो इंग्लिश वाला बालक होगा वो पीडीएफ से पढ़ लेगा। अब बात करते हैं, देखिए यहां से आपका शुरू होता है पॉइंट और यहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न। सबसे पहला है कि लुब्रिकेशन के देखो भाई कई उद्देश्य होते हैं। जब हम लुब्रिकेशन करते हैं तो उसके क्या होते हैं भाई, कई उद्देश्य होते हैं, कई मतलब उसके पर्पज होते हैं लुब्रिकेशन को करने का। देखिए अगर आपको एक बात ध्यान रखनी है तो आप ये बात ध्यान रखें कि जो लुब्रिकेशन है यानी कि जो स्नेहन है, स्नेहन है, उस स्नेहन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि लुब्रिकेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई ये सबसे मेन उद्देश्य है, ये सबसे मेन पर्पज है। ये क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं भैया घर्षण, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण को कम करना, ठीक है। बाकी क्या करेगा भाई, बाकी एक घिसावट को भी कम करेगा। घिसावट मतलब टूट फूट को भी कम करेगा। टूट फूट यानी कि वियर एंड टीयर, टूट फूट को कम करना, ठीक है। टूट फूट को कम करना, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी प्रदान करना, यानी कि पार्ट्स के बीच, सिंपल समझो यार, पानी डालोगे अगर पार्ट्स के बीच, ऑयल डालोगे तो उनकी टेम्परेचर में कुछ गिरावट तो आएगी ही ना। लेकिन आप ये समझो कि हम किस लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं, जो लुब्रिकेशन सिस्टम है हम इसको किस लिए प्रयोग कर रहे हैं। जो मेन पर्पज होता है, मेन पर्पज होता है फ्रिक्शन को कम करना। ये प्रश्न है भाई, ये ध्यान रखना। जैसे कि देखो मैं आपसे पूछूं कूलेंट, आप कूलिंग सिस्टम में कूलेंट या शीतलक का प्रयोग कर रहे हो, उसका मेन पर्पज क्या है, उसका मेन पर्पज है इंजन को ठंडा करना, समझ रहे हो। अब हो सकता है वो पार्ट्स के बीच कहीं अगर पहुंच जाए तो फ्रिक्शन को भी कम कर दे, कुछ और भी काम कर दे, लेकिन हम कूलेंट किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, इंजन को ठंडा करने के लिए। इसी तरीके से अगर लुब्रिकेशन प्रयोग कर रहे हैं तो भाई देखो ये क्या करेगा, टूट फूट को कम करेगा, थोड़ी बहुत कूलिंग भी प्रदान करेगा, जो अंदर का इंजन का पूरा वो मतलब मैकेनिज्म है उसको साफ भी रखेगा। लेकिन मेन काम क्या है, मेन काम है फ्रिक्शन को कम करना, यानी कि घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना, ठीक है। एक पूछ रहा ये होता क्या है भैया, जो इंजन में आप मोबिलवा डालते हो ना वही है लुब्रिकेशन, बस इतना जानो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई कि ये लुब्रिकेशन सिस्टम है क्या, ये स्नेहन प्रणाली है क्या, तो आप, बाइक होती है आपके घर में, बाइक होती है भैया, बाइक में क्या करते हो, मोबिल चेंज कराते हो। तो वो जो मोबिल आप डाल रहे हो वो किस लिए डाल रहे हो, पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वही है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। इसी तरीके से आप बड़ी गाड़ियों में भी जो मोबिल ऑयल या जिसे आप इंजन ऑयल बोलते हो जो डालते हो, वो किस लिए डालते हो, वो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए डालते हो। और यही होता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, और इसी के अंतर्गत हम उस सारी चीजों का क्या करते हैं भैया, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के निम्न मुख्य उद्देश्य होते हैं। मेन उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो आप ये बताना है, इसके साथ साथ ये घिसावट को कम भी करता है और मूविंग पार्ट्स के तापमान को गिराकर इंजन को जो सीज होता है यानी कि सीज या जाम होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या होते हैं भाई, मेन उद्देश्य होते हैं। अब देखिए लुब्रिकेंट के गुण यानी कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट को देखो यार हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, स्नेहक क्या बोलते हैं, स्नेहक। लुब्रिकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नेहक। और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन को बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं स्नेहन प्रणाली, स्नेहन प्रणाली, ठीक है भाई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स मतलब जो ऑयल प्रयोग किया जा रहा है वही है आपका लुब्रिकेंट्स, ठीक है। और लुब्रिकेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, क्या बोलते हैं भाई, स्नेहक। और लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नेहन प्रणाली, क्या बोलते हैं भाई, स्नेहन प्रणाली, ठीक है। अब देखो जो लुब्रिकेंट्स हैं उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इसमें उपयुक्त विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं भैया श्यानता, श्यानता आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी। इसमें क्या होनी चाहिए, उपयुक्त विस्कोसिटी होनी चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका कोई लिक्विड है वो कितना पतला या कितना मोटा है,
जैसे मैं आपसे कहूँ पानी है, तो पानी देखो क्या है, पतला है। पानी अगर उंगलियों के बीच में ऐसे रखोगे तो क्या उसमें आपको कोई चिपचिपाहट महसूस होगी? नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आप कोई ऑयल लो, ऑयल उंगलियों के बीच में रखो, तो उसमें आपको क्या महसूस होगी? एक चिपचिपाहट टाइप का महसूस होगा। तो जो आपका पतलापन है, किसी भी लिक्विड का पतलापन या मोटापन है, वो हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? विस्कोसिटी। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि पानी की तरह एकदम पतला ऑयल हो, आप उसको प्रयोग कर लोगे। मतलब उसमें ऑयल क्या होना चाहिए? उसकी जो जहां पर आप प्रयोग कर रहे हो, उसकी एक उपयुक्त मोटाई होनी चाहिए। मतलब उसमें एक पर्याप्त चिपचिपापन और जो मोटाई है वो होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि भाई इसमें उपयुक्त विस्कोसिटी, यानी कि जो चिपचिपापन और जो मोटाई है ऑयल की, वो होनी चाहिए। ठीक है। अगला है, तापमान में परिवर्तन से विस्कोसिटी में बदलाव नहीं आना चाहिए। अब देखो, जैसे आप कोई ऑयल एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा या आप ड्राइवर हो, आप जानते होगे भाई, ऑयल है, जब इसको गर्म करोगे ऑयल कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है। और जब ठंडा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? मोटापन आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन हो तो उसकी जो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब उसका जो पतलापन या मोटापन है, अगर वो जितना मोटा है, जितना हमने शुरू में यूज किया है, उतना मोटा ही वो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उसके तापमान में भले कितना भी परिवर्तन आए। ठीक है। तीसरा है, उबलने का पॉइंट उच्च होना चाहिए, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भैया अगर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी से उबलने लगेगा। जल्दी से उबलने लगेगा तो पूरा इंजन के अंदर उबलेगा, तो भाप बनाएगा, स्टीम बनाएगा। और पूरे इंजन के भाप स्टीम क्या है? मतलब उसमें कहीं ना कहीं वाटर वेपर रहेगा। वाटर वेपर रहेगा तो इंजन के जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर क्या होने लगेगा? कोरोजन होने लगेगा। तो मतलब अगर गर्म भी हो लेकिन बॉयल ना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगला है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब संक्षारण प्रतिरोध। संक्षारण कैसा होना चाहिए? संक्षारण प्रतिरोधक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? संक्षारण प्रतिरोधक, यानी कि जंग जंग ना लगने दे, जंग ना लगने दे। जो इंजन के पार्ट्स हैं उसको क्या हो भैया? उसको जंग ना लगने दे, यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगला है, इसमें फोम विकसित नहीं होनी चाहिए। बहुत तरह के ऐसे ऑयल हैं जिसमें क्या होती है? फोम विकसित हो जाती है। तो फोम विकसित नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये सारे भाई लुब्रिकेंट्स के क्या है? प्रॉपर्टी। ये ना, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी किसमें होनी चाहिए? इस नेहक में होनी चाहिए। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में है। जो इंग्लिश वाला बालक होगा, जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो भैया एक बार देख लेना। ठीक है। अगला है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या है भाई? एडिटिव्स वे पदार्थ होते हैं जो कि निर्दिष्ट गुणों के सुधार के लिए लुब्रिकेंट से मिलाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई हमारा ऑयल है, उसमें हमको बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी चाहिए। विस्कोसिटी भी चाहिए, फ्लैश पॉइंट भी हाई चाहिए। अभी फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट भी बताऊंगा। फ्लैश पॉइंट भी हाई चाहिए, फायर पॉइंट भी हाई चाहिए। ठीक है। उसमें फोम नहीं बनना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो हो सकता है सभी ऑयल में हमको ये प्रॉपर्टी ना मिले। हो सकता है किसी में कोई प्रॉपर्टी हो, कोई प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने हिसाब का ऑयल बनाएंगे। अपने हिसाब का ऑयल बनाने के लिए जो भी पदार्थ उसमें कमी रहेगी, जैसे मान के चलो एक ऑयल में सब कुछ प्रॉपर्टी बहुत है, ठीक है, लेकिन वो फोम बहुत बना रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें फोम ना बनाने वाला जो पदार्थ है मिला देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ऐड, जो अलग, जो चीज अलग से ऐड की जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव। तो जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी हमारे ऑयल में नहीं है, उसमें हम वो प्रॉपर्टी को ऐड कर दें, तो उसी को बोल, प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए मान के चलो हमारे ऑयल में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी हमको ऐड करनी है। तो प्रॉपर्टी तो ऐड ऐसे नहीं हो जाएगी, उसमें कोई ना कोई हमको पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव्स। एडिटिव्स कई प्रकार के होते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं, अगर आपको इसको नहीं ध्यान देना तो आप मत दीजिएगा। ठीक है। बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन हाई लेवल की है तो मैं और बहुत डिटेल में आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं, आपको बस जानना है इसके बारे में। पहला एडिटिव क्या है भाई? विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर, यानी कि क्या करता है भाई? कम तापमान पर तेल की विस्कोसिटी को घटाना और उच्च तापमान पर तेल की विस्कोसिटी को बढ़ाना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ठीक है।
विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? श्यानता। इसी तरीके से पोर पॉइंट डिप्रेशर, ये सारे एडिटिव्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तापमान पर तेल इतना मोटा हो जाता है कि वह बह नहीं सकता, उस तापमान को कम करना। मतलब तेल वो ऐसा टेम्परेचर जिसपे ऑयल फ्लो ही ना हो पाए। जब फ्लो ही नहीं होगा तो लुब्रिकेशन कैसे करेगा, स्नेहन कैसे करेगा? तो उस पॉइंट को कम करता है आपका पोर पॉइंट डिप्रेशर। अगला है ऑक्सीडेशन प्रतिरोधक। ऑक्सीडेशन प्रतिरोधक क्या करना? लुब्रिकेंट्स की ऑक्सीडेशन को रोकना। लुब्रिकेंट्स की क्या करना भैया? ऑक्सीडेशन को रोकना। ठीक है। अगला है कोरोजन प्रतिरोधक। कोरोजन प्रतिरोधक क्या है? कंपोनेंट्स को लुब्रिकेंट्स द्वारा जंग लगने से रोकना। यानी कि पता चला आप ऑयल डालो लुब्रिकेशन के लिए और वो क्या करे भाई? वो पूरे पार्ट्स को ही जंग लगा दे। तो उसके लिए जंग न लगाए लुब्रिकेंट पार्ट को, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कोरोजन प्रतिरोधक क्या प्रयोग होता है भैया? कोरोजन प्रतिरोधक। अगला है फोम प्रतिरोधक। फोम प्रतिरोधक क्या करता है? तेल की फोमिंग को रोकता है। फोमिंग कैसे होती है भाई? इंजन तेजी से चलता है। इंजन कैसे चलता है? इंजन बहुत तेजी से चलता है, और इंजन जब बहुत तेजी से चलता है तो फोम बनता है। फोम नहीं बनना चाहिए। तो जो फोम प्रतिरोधक है वो तेल की फोमिंग को क्या करता है? रोकता है। विस्कोसिटी फिर से बता दो। मानो भाई देखो, फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बता दे रहे हैं। देखिए, जब कोई लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो उसमें कई लेयर्स होती हैं। उसमें कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। और उन लेयर के बीच क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है भाई। जब कोई लिक्विड होगा तो उसमें कई लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स क्या होती है? एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? प्रतिरोध लगाती हैं। अगर इन लेयर्स के बीच प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो लिक्विड कैसा होगा? मोटा। और जब ये मोटा होगा लिक्विड, और ये जो लेयर है इनके बीच प्रतिरोध लगेगा, तो ये क्या करेंगी? लिक्विड को बहने से रोकेंगी या धीरे धीरे बहने देंगी। जैसे कोई मोटा ऑयल आप ले लो, इंजन ऑयल ही ले लो, उसको फर्श पर डालोगे तो क्या होगा भाई? धीरे धीरे बहेगा। और अगर आप पानी को डाल दो वहीं फर्श पर, तो पानी तेजी से बहेगा। मतलब पानी का, पानी की जो लेयर्स हैं उसके बीच प्रतिरोध क्या है? कम है। जबकि जो ऑयल है, जबकि जो ऑयल है उसके जो लेयर्स हैं उसके बीच प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध मतलब बहने को क्या कर रहा है? रोक रहा है। जबकि पानी के लेयर्स के बीच प्रतिरोध कम है तो बहने दे रहा है। तो लेयर्स के बीच यही जो प्रतिरोध होता है, उसी के कारण कोई भी लिक्विड मोटा या पतला होता है, और उसी को हम लोग विस्कोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये प्रतिरोध ज्यादा है लेयर्स के बीच, तो हम कहेंगे कि इस लिक्विड की या इस द्रव की विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है। और अगर अगर इन लेयर्स के बीच क्या है? प्रतिरोध कम है, तो हम क्या कहेंगे? इसकी विस्कोसिटी कम है। तो मैंने आपको इसीलिए सिंपल भाषा में समझाया। मैंने कहा कि इस पे ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल ही समझिए कि जो कोई लिक्विड मोटा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको फ्लो करने में दिक्कत आएगी। अगर कोई लिक्विड पतला होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी भैया? कम होगी, क्योंकि वो आसानी से क्या होगा? आसानी से फ्लो कर पाएगा। आसानी से क्या होगा दोस्त? आसानी से फ्लो कर पाएगा। ठीक है। तो ये है विस्कोसिटी। अगला क्या है? अगला जो एडिटिव है आपने यहाँ पे पढ़ा, फोम प्रतिरोधक। फोम मतलब झाग। फोम मतलब क्या भैया? फोम मतलब झाग, झाग बनने से रोकना। ठीक है। अगला देखिए क्या है? डिटर्जेंट डिप्रेशर। डिटर्जेंट डिप्रेशर क्या काम करता है? तो धूल, कार्बन, धातु की घिसावट आदि के कारण जो डिपॉजिट कण हैं उनको ढीला करता है और क्या करता है? साफ करता है। जैसे भाई इंजन लगातार चल रहा है, उसमें कहीं से धूल आ रही है, कहीं से मिट्टी आ रही है, पार्ट्स कोई टूट फूट के बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो डिटर्जेंट जो डिप्रेशर है, क्या फोम का मतलब झाग होता है? बिल्कुल भैया, फोम का मतलब झाग होता है। ठीक है। तो उसको क्या करता है? रोकता है। उसको क्या करता है? मतलब ढीला करता है और साफ करता है। ठीक है। अगला है एक्सट्रीम प्रेशर और फ्रिक्शन मॉडिफायर। ये इंजन के पार्ट्स पर क्या करता है? प्रोटेक्टिव फिल्म बनाती है और घिसावट को क्या करती है? घटाती है। इसके बाद है अगला आपका मेटल डीएक्टिवेटर। ये क्या करता है? सरफेस फिल्म बनाती है
ताकि धातु की सरफेस ऑयल ऑक्सीडेशन होने में क्या हो, सहायक ना हो। तो ये कुछ एडिटिव्स हैं, बस आपको एक लोड बहुत नहीं लेना है मेरे भाई, लोड बहुत नहीं लेना है। एक बार देखे रहोगे, क्या पता प्रश्न पूछ ले, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लुब्रिकेंट्स के प्रकार की। अब किसकी बात करते हैं भैया, लुब्रिकेंट्स के प्रकार, यानी कि जो स्नेहन है कितने प्रकार के होते हैं, स्नेहन है कितने प्रकार के होते हैं। हाँ भैया, न्यू चैप्टर है। तो स्नेहन जो है भैया 3 प्रकार के होते हैं, जो स्नेहक है लुब्रिकेंट्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी कि ठोस, ठोस स्नेहक, ठोस स्नेहक। ठीक है, जिसमें आपका ग्रेफाइट, माइका, सोप स्टोन और स्टेटाइट आता है। इसके बाद है आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस, मतलब अर्ध ठोस, अर्ध ठोस। इसका मतलब क्या है भैया, सेमी सॉलिड का मतलब अर्ध ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, या इसी को अर्ध द्रव, सेमी सॉलिड बोलो चाहे सेमी लिक्विड बोलो, क्योंकि जो ग्रीस होता है वो ना तो ठोस होता है ना तो लिक्विड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। इसके बाद आती है लिक्विड लुब्रिकेंट। डेविड भैया तुम्हारा मैसेज पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे भाई, पढ़ तो रहे तुम्हारा मैसेज, क्या उखाड़ लेंगे मैसेज पढ़ के, और मैं मैसेज पढ़ लूँ, अब मैं आपका मैसेज पढ़ लूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा। इधर ध्यान दो भैया, इधर ध्यान दो, टाइप मत करो, इधर ध्यान दो मेरे भाई। लिक्विड लुब्रिकेंट्स यानी कि द्रव स्नेहक, द्रव स्नेहक में आपका आता है मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल। और आपका जो व्हीकल में प्रयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा ऑयल होता है भैया, मिनरल ऑयल। कौन सा ऑयल होता है, मिनरल ऑयल, यानी कि खनिज तेल। मिनरल ऑयल मतलब खनिज तेल, खनिज तेल। ठीक है, तो यही आपका क्या किया जाता है, यही आपका जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, ऑटोमोबाइल में। ठीक है, बस पढ़ा दो जल्दी जल्दी सुनील गुज्जर हिंदी में, भैया लिख तो रहा हूं हिंदी में। ठीक है, ठोस, इसको जितना लिखा है भैया, जितना लिखा है ग्रेफाइट, माइका, सोप स्टोन, ठीक है, स्टेटाइट, ये भैया ग्रीस, खनिज तेल, वेजिटेबल ऑयल को लिख लो सब्जी तेल, हिंदी में लिख लो भैया सब्जी तेल। एनिमल ऑयल को लिख लो जानवर तेल या पशु तेल, पशु तेल लिख लो भैया, पशु तेल लिख लो भाई, हिंदी पशु तेल सब्जी तेल लिख लो। ठीक है, जरूरी है, पशु तेल सब्जी तेल। ठीक है, और लिक्विड लुब्रिकेंट मतलब द्रव स्नेहक, द्रव स्नेहक। तो द्रव स्नेहक कौन कौन से होते हैं भाई, द्रव स्नेहक होते हैं हमारे खनिज तेल, सब्जी तेल और पशु तेल। ठीक है, अगर मान लो जैसे जैसे आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ट्रेड टेस्ट भी होता है, ठीक है, होता है ना, ट्रेड टेस्ट में कभी कभी इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जब पूछेगा लिक्विड, लिक्विड जो है लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं तो बता देना कि खनिज तेल, सब्जी तेल और पशु तेल, खनिज तेल, सब्जी तेल या जानवर तेल बता देना। ठीक है भाई, तो ये आपका है, ये 3 तरह के स्नेहक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी रेटिंग की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं भाई, विस्कोसिटी रेटिंग। अब यहां से आपका मेन मुद्दा शुरू होता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो जो पहले पढ़ाया वो भी था, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्या है भैया, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तेलों का वर्गीकरण एसएई नंबर के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला तो क्या है, एसएई का फुल फॉर्म है, एसएई का क्या है भैया, फुल फॉर्म है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। कहीं कहीं पर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तेल है, जो ऑयल है, सिंपल समझो, हमारे पास जैसे कोई ऑयल है, वो अब हमने तो आपको बता दिया,
कोई ऑयल पतला होगा, कोई गाढ़ा होगा। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑयल पतला है, कौन सा गाढ़ा है? तो एक नंबर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एस ए नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एस ए नंबर। ठीक है, एस ए नंबर क्या होता है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि किस ग्रेड का, किस तरह का क्या है, ऑयल है, किस तरह का क्या है, ऑयल है। जैसे देखो, जब आप सिंपल समझने का प्रयास करो, जब आप बाइक सर्विस कराने जाओगे, बाइक सर्विस कराने अब नहीं गए होगे, अब जाओगे तो देखना, जो आप मोबिल डलवाते हो, मोबिल मतलब इंजन ऑयल, उसका जब डिब्बा, एक पतला सा डिब्बा होता है, 350 या 400 का मोबिल डालता है वो, तो उस पे देखो एक नंबर लिखा रहेगा। जैसे कोई भी नंबर मैं बता रहा हूँ, जैसे SAE 20W40। ठीक है, इस नंबर का क्या मतलब है, ये हमको समझना है। और ये नंबर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो ऑयल है वो कितना गाढ़ा होगा, कितना मोट पतला होगा, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखो, तेलों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसको एसएई नंबर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। एसएई नंबर, एसएई का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। नंबर अधिक होने से तेल क्या होगा, मोटा। उदाहरण के लिए SAE 20 की अपेक्षा SAE 40 तेल क्या होता है भाई, मोटा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ किस तेल की मोटाई अधिक है, क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, किस तेल की मोटाई, मोटाई मतलब थिकनेस, मोट मतलब मोटा पतला, समझ रहे हो ना यार, किस तेल की मोटाई यानी कि थिकनेस, थिकनेस क्या है भैया, अधिक है। और मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, मैं आपको कितने ऑप्शन देता हूं भैया, चार। कौन कौन सा, देखो, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया मैंने SAE 10, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने SAE 20, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने SAE 40, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने SAE 90। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑयल सबसे ज्यादा मोटा होगा, कौन सा ऑयल सबसे ज्यादा मोटा होगा? हाँ भैया, हर्ष भाई भी बताएंगे। ठीक है, कौन सा ऑयल सबसे ज्यादा मोटा होगा? तो इसमें क्या बताया भाई कि नंबर अधिक होने से तेल मोटा होगा। तो जिसका एसआई नंबर, जिस ऑयल का एसआई नंबर ज्यादा होगा, जिस ऑयल का एसआई नंबर क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, वो ऑयल क्या होगा, अधिक मोटा होगा। वो ऑयल क्या होगा भाई, अधिक मोटा होगा। तो अगर इन्हें चारों ऑप्शन की बात करें, याद नहीं करना, ये ऑप्शन के हिसाब से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो यही 90 हटा दे, तब इन्हें तीनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा मोटा कौन सा हो जाएगा, तब 40 हो जाएगा। तो ये याद नहीं करना, ये चारों ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। मोटाई मतलब सर गाढ़ा, हाँ मोटाई मतलब गाढ़ा, मोटाई मतलब भैया लिख लो गाढ़ा। कौन सा ऑयल गाढ़ा होगा और पतला होगा, किस ऑयल की मोटाई, थिकनेस अधिक होगी मतलब गाढ़ा होगा। तो ऐसे ही 10, 20, 40 और 90, तो कौन सा ऑयल गाढ़ा होगा इसमें सबसे ज्यादा, या किस ऑयल की मोटाई सबसे अधिक होगी, तो ऐसे ही 90। ऐसे ही नंबर आप समझे कि ऐसे ही नंबर हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, तो पतलापन या मोटापन बता रहा है, यानी कि ऑयल कोई गाढ़ा है या पतला है, ये हमारा बता रहा है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बहुत शानदार और जानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, जो आपका इंजन ऑयल है या मोबिल जिसे आप लोग बोलते हो, इंजन ऑयल का एसआई नंबर कितना होता है, बताइए भाई। इंजन ऑयल का एसआई नंबर, इंजन ऑयल का एसआई नंबर कितना होता है, मतलब जो हम लोग इंजन में ऑयल प्रयोग कर रहे हैं लुब्रिकेशन के लिए, उसका एसआई नंबर आपसे पूछा जाता है, और उसका एसआई नंबर कितना होता है, एसआई नंबर कितना होता है। तो जो इंजन में ऑयल प्रयोग होता है, इंजन ऑयल का एसआई नंबर 30 से कितना होता है भैया, 40, 30 से 40। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का, पूछेगा इंजन ऑयल का एसआई नंबर कितना होता है, या इंजन ऑयल में किस ग्रेड का, मतलब ये नंबर ही देगा। तो इंजन ऑयल का एसआई नंबर कितना होता है भाई, इंजन ऑयल का एसआई नंबर होता है 30 से 40। विस्कोसिटी का हिंदी होता है भैया श्यानता। जब बताता हूं तो आंख नाक कान बंद करते हो क्या भाई, ठीक है, कहाँ शैलेश भाई, जब बताता हूं यहाँ पे तो आंख नाक कान बंद रखते हो क्या दोस्त, ठीक है।
यहाँ पे बताया ना कि विस्कोसिटी का हिंदी से अंतर होता है, तब ध्यान नहीं दे रहे थे आप, और वही कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो दोस्त। ठीक है, तो एसएई नंबर का जो इंजन ऑयल का एसएई नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 30 से 40। इसी तरीके से मैं आपसे और यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो पूछता हूं कि भाई बताओ, जो गियर ऑयल होता है, गियर में भी ऑयल पड़ता है, गियर बॉक्स में भी आपका ऑयल पड़ता है, तो जो गियर ऑयल होता है उसका एसआई नंबर कितना होता है? इसी तरीके से जो आपका डिफरेंशियल ऑयल होता है, डिफरेंशियल ऑयल, डिफरेंशियल आप जानते हो, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सेल, आप आगे ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ोगे कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। तो डिफरेंशियल में देखो, ट्रक के पीछे जब आप ट्रक को पीछे से देखोगे तो दो पहियों के बीच में एक डब्बा सा लगा रहता है, उसी में रहता है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ऑयल जो उसका ऐसे ही नंबर कितना होता है? बिल्कुल भाई दीपक भाई कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गियर ऑयल का जो एसएई नंबर होता है कितना होता है भाई? तो गियर ऑयल का जो एसएई नंबर होता है ये होता है एसएई 90, ठीक है। डिफरेंशियल ऑयल का जो एसएई नंबर होता है ये होता है एसएई 90, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंजन ऑयल का, गियर ऑयल का और डिफरेंशियल ऑयल का जो एसएई नंबर है ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया एसआई नंबर। अब इसके हिसाब से जब आप आगे देखोगे तो इसके हिसाब से ऑयल कई तरह के होते हैं जो लुब्रिकेंस लुब्रिकेशन ऑयल हैं। ठीक है, तो आप जैसे आगे लिखोगे, आगे लिखो विभिन्न रेटिंग के, विभिन्न रेटिंग, विभिन्न रेटिंग के विभिन्न विस्कोसिटी, विस्कोसिटी रेटिंग, विभिन्न विस्कोसिटी रेटिंग के ऑयल यानी कि तेल पाए जाते हैं। विभिन्न विस्कोसिटी रेटिंग के क्या होते हैं? ऑयल पाए जाते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से होते हैं? देखो, पहले तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं, पहले इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला तो है भैया एकल ग्रेड ऑयल, एकल ग्रेड ऑयल यानी कि सिंगल ग्रेड ऑयल, सिंगल ग्रेड ऑयल। और दूसरा आपका होता है बहुग्रेड ऑयल यानी कि मल्टी ग्रेड ऑयल, बहुग्रेड ऑयल, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो मल्टी ग्रेड, मल्टी ग्रेड ऑयल, ठीक है। अब ये सिंगल ग्रेड ऑयल क्या है और मल्टी ग्रेड ऑयल क्या है? सिंगल ग्रेड ऑयल और मल्टी ग्रेड ऑयल क्या है? अब इसको ध्यान से समझो। सिंगल ग्रेड ऑयल ऐसा ऑयल होता है, अगर आप तेल को सिर्फ गर्मी में प्रयोग कर रहे हो तो वो सिंगल ग्रेड है, और सिर्फ अगर ठंडी में प्रयोग कर पा रहे हो तो वो भी सिंगल ग्रेड है। लेकिन अगर आप ऐसा, जैसे आप इंडिया जैसे देश को देखो, तो भाई यहाँ पे लगभग 6 से 8 महीना गर्मी पड़ रही है, 6 से 8 महीना ठंडी पड़ रही है। हमको कैसा ऑयल चाहिए? हमको ऐसा ऑयल चाहिए जो मतलब ठंडी कंडीशन में भी, कोल्ड कंडीशन में भी हमको वही प्रॉपर्टी दे, और जब मौसम बहुत गर्म हो तब भी हमको वही गुण दे। तो सिंगल ग्रेड क्या है, एकल ग्रेड क्या है? मतलब एकल ग्रेड का मतलब कि जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल को आप ठंड में प्रयोग कर सकते हो तभी आप उसका लाभ मिलेगा। एक ऑयल ऐसा है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ गर्मी में प्रयोग कर सकते हो यानी कि समर कंडीशन में प्रयोग कर सकते हो, तो वो एकल ग्रेड ऑयल है। ऐसे ऑयल जो सिर्फ और सिर्फ ठंडी में, या कोई ऐसा ऑयल जो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में प्रयोग किया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल ग्रेड ऑयल। जैसे कि आप देखो, इसका एग्जाम्पल है मैंने दिया SAE 0W या 5W या 10W।
अगर W कहीं पर लगा रहेगा तो इसका मतलब ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ किसके प्रयोग के लिए बना है? कोल्ड कंडीशन में, यानी कि सर्दियों में प्रयोग के लिए बना है। सर्दियों में प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में क्या किया जाता है भैया? ऐसे ऑयल का प्रयोग किया जाता है जिसमें W लिखा है, जैसे कि SAE 0W, SAE 5W या SAE 10W। अब अगर इस तरीके से दूसरा देखोगे जिसमें मान लो लिखा है सिर्फ और सिर्फ जैसे SAE 10, ठीक है, SAE 30, SAE 40, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रयोग किया जाएगा? गर्मियों में। ये कहां पर प्रयोग किया जाएगा भाई? गर्मियों में प्रयोग किया जाएगा। गर्मियों में यानी कि समर सीजन में, गर्मियों में प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में क्या किया जाता है भैया? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह आपका कैसा ऑयल है? यह आपका सिंगल ग्रेड ऑयल है। मल्टी ग्रेड ऑयल क्या है? मल्टी ग्रेड ऑयल भैया ऐसा ऑयल जो गर्मी और ठंडी दोनों में प्रयोग किया जा सके। गर्मी और ठंडी क्या किया जा सके? दोनों में प्रयोग किया जा सके, यानी कि समर सीजन और विंटर सीजन दोनों में प्रयोग किया जा सके। तो आप गर्मियों और इसमें लिख लो गर्मियों और सर्दियों दोनों में, और सर्दियों दोनों में क्या होता है? प्रयोग होता है। मतलब आपको ऑयल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये ऑयल यूज करोगे तो ठंड के दिन में आपको दूसरा ऑयल डालना पड़ेगा, और जैसे ही मौसम गर्म होगा आपको दूसरा ऑयल फिर डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको ऑयल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाते हैं जैसे लिखा है SAE 10W 30, ये इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अब SAE 10W का मतलब ठंडी में भी, और SAE 30 का मतलब गर्मी में भी। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। जो मल्टी ग्रेड ऑयल है या बहुग्रेड ऑयल है, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं भाई? SAE 10W 30, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न सिंपल पूछेगा ड्राइवर लेवल का, भी आगे प्रश्न भी मैं दिखाऊंगा कैसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मेरी DCM में 15W40 पड़ता है, वही चीज है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये SAE 15W40 भी आपका हो सकता है। मतलब जो भी आप, वो तो ऑयल के हिसाब से होगा, आपकी वाहन के हिसाब से होगा कि उसमें कौन सा ऑयल पड़ता है। और देखो अब ये बात ध्यान रखो कि जो ऑटोमोबाइल है ना, इंडिया के हिसाब से, इंडिया में कौन, देखो आपको पता है कि कभी ठंडी पड़ रही, कभी गर्मी पड़ रही है। अब कोई यूरोप या रशियन कंट्री तो है नहीं कि भाई हमेशा ठंड है। तो यहाँ पर इंडिया में जो प्रयोग किया जाता है, आप चाहे अपने बाइक में जब डलवाओगे या अपने ऑटोमोबाइल में डलवाओगे, तो यहाँ पर इंडिया में कैसा ऑयल प्रयोग किया जाता है भाई? इंडिया में मल्टी ग्रेड ऑयल ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वैसी कंडीशन में काम करना है, कभी ठंडी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी ठंडी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है। तो इंडिया में कैसा ऑयल प्रयोग किया जाएगा? मल्टी ग्रेड ऑयल ही इंडिया में प्रयोग किया जाता है। इसी सिंगल ग्रेड ऑयल को मोनोग्रेड ऑयल भी बोलते हैं। यही जो आपका सिंगल ग्रेड ऑयल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मोनोग्रेड ऑयल भी बोलते हैं, मोनोग्रेड ऑयल। तो अब बताइए, पहले आपको इतना समझ में आया या नहीं? ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नंबर का मतलब टेम्परेचर से है क्या? नंबर का मतलब बहुत चीजों से है दोस्त, लेकिन वो आपके परिप्रेक्ष्य का विषय नहीं है। ठीक है, समझे भाई? अमित भाई अभी आपको बता देंगे, कहोगे इसका क्या मतलब। ठीक है, देखो जो आपका ठंडियों में प्रयोग किया जाता है, इसकी टेस्टिंग -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। ठीक है, और जो गर्मियों में प्रयोग किया जाता है, इसकी जो टेस्टिंग है, ये 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। 99 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो ये पूछ रहे हैं कि नंबर का मतलब क्या है। तो जो ठंडी में ऑयल प्रयोग किया जाएगा, मतलब इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो गर्मियों में प्रयोग किए जाते हैं, इसकी टेस्टिंग 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये जो SAE 10W30 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 10W है, ये ठंडियों में इसका व्यवहार कैसा होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ऑयल की तरह।
और ये SI30 जो है इसका व्यवहार गर्मियों में कैसा होगा, 99 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ऑयल की तरह। ठीक है, लेकिन आप इसके चक्कर में मत पड़ो भैया, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ड्राइवर लेवल का भी प्रश्न दिखा दूंगा, तो उतना ही आपसे पूछेगा, उतना ही आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया लगभग लगभग। ठीक है, हाँ दोनों में काम करता है, गर्मी ठंडी दोनों में काम करता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? ऐसा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं दोस्त, मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कुछ नंबर वंबर हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही नंबर वगैरह ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, और क्या। और लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल सा है कि भाई क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं भाई, लुब्रिकेशन सिस्टम की। मतलब अब हमने ये पढ़ लिया कि लुब्रिकेशन करता क्या, लुब्रिकेशन मतलब स्नेहन। स्नेहन आप समझ गए ना, कि पार्ट्स के बीच को फ्रिक्शन को कम करना, घर्षण को कम करना, ये चीज क्लियर है। अब ऑयल आपने पढ़ लिया कि भाई ऑयल ऐसे ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, इस तरह का या होता, इस तरह का क्या होता है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई अमित मलिक भाई, मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ऑयल के बारे में पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, ऑयल का थोड़ा सा हमने देख लिया टाइप्स वगैरह क्या होता है। अब इंजन के पार्ट्स तक ऑयल को पहुंचाने का सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमको यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो हो सकता है कोई साइकिल से जाए, कोई बाइक से जाए, कोई फोर व्हीलर से जाए, कोई ट्रक से जाए, कोई ट्रेन से जाए, कोई एरोप्लेन से जाए। कई माध्यम है हमारे पास, कई सिस्टम है यहाँ से वहां जाने के। इसी तरीके से जब आपके पास ऑयल आ गया आपके पास, अब उसको इंजन के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना है। समझ रहे हो, इंजन के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए अब आपकी ऑटोमोबाइल के हिसाब से, ठीक है, कि आपका ऑटोमोबाइल किस तरीके का है, बाइक है, बस है, ट्रक है, कार है, उस तरीके से अलग अलग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना भाई, अब कोई बहुत महंगी गाड़ी होगी तो उसमें अलग सिस्टम होगा, सस्ती गाड़ी होगी, चेतक स्कूटर होगा, सस्ती बाइक होगी तो उसमें कोई अलग सिस्टम होगा। समझ रहे हो ना, तो लुब्रिकेंट्स ऑयल को यानी कि स्नेहक को, जो ऑयल संप है, ऑयल संप आपने पढ़ा होगा ना जब कंस्ट्रक्शन बताया था, उससे जो आपका व्हीकल ऑटोमोबाइल के इंजन इंजन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए अलग अलग सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है कि किस किस तरीके से हम लोग ऑयल को, जो इंजन की पार्ट्स हैं जिनके बीच घर्षण हो रहा है, वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं, जो बैल बुद्धि के आदमी हैं वो बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। ठीक है भाई अजय भाई, ठीक है, बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। तो वो 5 प्रकार के सिस्टम प्रयोग किए जा रहे हैं आजकल ज़्यादा, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला है तो पेट्रोल सिस्टम। ये जब मैंने आपको टू स्ट्रोक इंजन में पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पे बताया था, ठीक है, कि टू स्ट्रोक इंजन की लुब्रिकेशन बताया था। टू स्ट्रोक इंजन याद है भाई कुछ, जो लोग टू स्ट्रोक इंजन पढ़ चुके हैं, जो लोग टू स्ट्रोक इंजन पढ़ चुके हैं भाई, कुछ याद है कि जब टू स्ट्रोक इंजन वहां पे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल भी पुराने जमाने की जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराएंगे और उसके बाद मोबिल, एक पैकेट दो पैकेट मोबिल लेंगे वही पेट्रोल पंप से और डाल देंगे टंकी में। पहले जब छोटे छोटे थे तो ये चीजें नहीं समझ में आती थी, तो वो क्या करता है, ऑयल में मिलाकर, पेट्रोल में मिलाकर ही हम लोग क्या करते हैं, जो इंजन के पार्ट्स के बीच लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम, लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल सिस्टम। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई जो पेट्रोल सिस्टम है वो टू स्ट्रोक इंजन में ही प्रयोग किया जाता है, फोर स्ट्रोक इंजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, जो ये पेट्रोल सिस्टम है वो टू स्ट्रोक इंजन में ही प्रयोग किया जाएगा, फोर स्ट्रोक इंजन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या बनता है कि पेट्रोल सिस्टम में हम लोग लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो आप सिंपल से कहोगे पेट्रोल सिस्टम में पेट्रोल में इंजन ऑयल को मिलाकर लुब्रिकेशन करते हैं। पेट्रोल सिस्टम किस प्रकार के इंजन में प्रयोग किया जाएगा,
तो आप सिंपल से बताओगे कि पेट्रोल सिस्टम 2 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए मोबिल ऑयल को पेट्रोल में ही मिलाया जाता है। यह मिश्रण विभिन्न इंजन पार्ट्स पर बहता जाता है जो कि लुब्रिकेशन प्रदान करता है। इस लुब्रिकेशन पद्धति को क्या कहते हैं भाई? पेट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बने, पहला क्या है? पेट्रोल सिस्टम क्या है? पेट्रोल में आप मिलाओगे। ठीक है। बता देंगे भाई नरेंद्र पाल, आने दो, क्लच आने दो, स्टीयरिंग आने दो, सब बता देंगे। ठीक है। पीडीएफ से मत पढ़ाओ, पीडीएफ है, इसमें क्या तुमको ऐसा उर्दू भाषा लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, यही चीज मैं लिख देता। थोड़ा मैटर ज्यादा हो जाता है, एक क्लास में खत्म करना रहता है, थोड़ा सा टाइप करा देते हैं यार। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। मैं सामने खड़ा हूं, समझा रहा हूं। पहला प्रश्न क्या है? पेट्रोल मेथड है क्या? पेट्रोल सिस्टम है क्या? दूसरा दूसरा चीज क्या है भाई? दूसरा चीज ये है कि किस प्रकार के इंजन में? 2 स्ट्रोक इंजन में। अब मिलाओगे कितना? वैसा थोड़ी है कि आधा पेट्रोल ले लिया आधा मोबिल ले लिया, मिला के चला लिया, पेट्रोल की बचत हो गई। नहीं, इसमें जो रेशियो होता है वो 20:1 का होता है। कितने का होता है भाई? 20:1। यानी कि 20 भाग आपका पेट्रोल होना चाहिए और 1 भाग आपका क्या होना चाहिए? इंजन ऑयल या मोबिल होना चाहिए। ये रेशियो भी आपको ध्यान रखना है। ये रेशियो क्या करना है भाई? ये रेशियो ध्यान रखना है। पेट्रोल और जो इंजन ऑयल का रेशियो है वो 20:1, मतलब इसी के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट्रोल डलाए थोड़ा सा मार मोबिले डाल दिया उसमें कि लुब्रिकेशन ही हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जो रेशियो है 20:1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्प्लैश सिस्टम। बाइक वगैरह में आपका यही सिस्टम प्रयोग किया जाता है। बाइक वगैरह में क्या किया जाता है भाई? यही सिस्टम प्रयोग किया जाता है। अब स्प्लैश सिस्टम क्या है? स्प्लैश सिस्टम है ये, इस तरीके से होता है आपका स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश सिस्टम कुछ नहीं है। स्प्लैश का मतलब होता है छलकाना। ठीक है, स्प्लैश सिस्टम क्या है भाई? स्प्लैश का मतलब होता है छलकना या छलकाना। स्प्लैश का मतलब यही होता है। अब देखो बाइक वगैरह में आपका कोई अलग से पंप तो होता नहीं। ठीक है, या मान लो जो छोटा ऑटोमोबाइल वगैरह है कोई, उसमें अलग से पंप नहीं दिया जाता। तो स्प्लैश में क्या होता है? स्प्लैश में जो आपका कनेक्टिंग रॉड है, ध्यान समझना, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के नीचे हम लोग इस तरीके का एक स्कूप या डिपर लगा देते हैं। स्कूप या डिपर, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं स्कूप या डिपर। अब ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट है या कनेक्टिंग रॉड है, बहुत तेजी के साथ चलता है। ऐसा तो है नहीं कि इंजन स्लोली स्लो चलता है, बहुत तेजी से चलता है। तो जब ये स्कूप या डिपर और नीचे आपका क्रैंक केस में ऑयल संप में क्या रहता है? ऑयल भरा रहता है। तो जब ये बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, तो इस तरह की संरचना होती है, मतलब कटोरी नुमा इस तरह की संरचना है। जब इंजन तेजी से घूमने लगता है तो ये स्कूप है, ये जब बहुत तेजी से चलता है तो सारे इंजन पार्ट्स की ओर क्या करता है? छलकाता है, इंजन को स्प्लैश करता है, छलकाता है। और इस तरीके से इंजन पार्ट्स के बीच क्या होता है भाई? इंजन पार्ट्स के बीच लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि देखो अब ये जो ऑयल है ये छिटक छिटक कर, मतलब छलक छलक कर कहां पर जाएगा भाई? स्प्लैश होकर कहां पर जाएगा? आपका कनेक्टिंग रॉड में भी जाएगा, कैम में भी जाएगा। इसी तरीके से जो आपका पिस्टन वगैरह के जो नीचे वाला नीचे से जाएगा, वाल्व सिलेंडर वगैरह, मतलब जहां भी इसको जाने के लिए सेट किया गया होगा, ये छलक छलक कर क्या होगा भैया? वहां चला जाएगा। ठीक है। और आपके ऑटोमोबाइल में देखो ज्यादातर जो इंजन प्रयोग किए जाते थे, स्प्लेंडर वगैरह में देखो तो वो इस तरीके के इंजन प्रयोग किए जाते थे, हॉरिजेंटल या एक इंक्लाइन कोर पर। वर्टिकल इंजन इसीलिए प्रयोग नहीं किया था क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्प्लैश सिस्टम में। ठीक है, तो स्प्लैश मतलब छलका छलका कर क्या करना? लुब्रिकेशन करना। ठीक है, तो देखो लुब्रिकेशन ऑयल को एक ट्रम्प या सम्प में क्या होता है? स्टोर किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के नीचे वाले पार्ट में एक स्कूप या डिपर बनाया जाता है। अब प्रश्न यहां से देखिए, जब टेक्निकल बहुत पूछता है तो पूछता है आपसे कि स्कूप या डिपर स्प्लैश सिस्टम में स्कूप या डिपर किससे कनेक्टेड होता है? तो आपको क्रैंक शाफ्ट नहीं बताना, आपको क्या बताना है भाई? कनेक्टिंग रॉड के नीचे वाले पार्ट में एक स्कूप या डिपर बनाया जाता है। तो स्कूप या डिपर किससे कनेक्टेड होता है? स्कूप या डिपर कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है। ठीक है भाई, जो स्कूप या डिपर होता है किससे कनेक्टेड होता है?
ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर के दौरान डिपर या स्कूप तेल में डूबता है और उसे स्प्लैश करता है। स्प्लैश का मतलब मैंने आपको बता दिया, छलकाना। आपको लिखना है तो आप लिख भी लीजिए। इस तरीके से सिलेंडर की दीवारों, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग और बड़े सिरे की, बड़े सिरे मतलब बड़ा सिरा किसका, बड़ा और छोटा सिरा किसमें होता है, बड़ा और सिरा छोटा सिरा होता है कनेक्टिंग रॉड में। तो बड़े सिरे की बीरिंग की लुब्रिकेशन हो जाती है। तो ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका होता है स्प्लैश सिस्टम। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त कि जो आपको समझना है, बस आपको थोड़ा सा टाइप्स वगैरह देखने, ठीक है। तुलसी भैया जब उसकी कोई अपडेट आएगी तो हम बता देंगे, ठीक है। बुक की जब कोई अपडेट आएगी तो आपको मैं खुद बता दूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोने गाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्प्लैश सिस्टम है। अगला है आपका प्रेशर सिस्टम। अब आजकल जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो प्रेशर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो आजकल क्या किया जाता है भाई, आजकल सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सिस्टम है। आजकल जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सिस्टम कौन सा है आपका, प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम में क्या किया जाएगा भाई, पंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पंप का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पंप का प्रयोग करते हैं और प्रेशर से सभी पार्ट्स के बीच क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल को पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये है, ये सिस्टम देखो, ये आपका क्या है, सबसे पहले तो ऑयल स्ट्रेनर मतलब जाली है, ताकि जो आपका गंदगी वगैरह पंप में ना जाए। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ऑयल पंप। ऑयल पंप क्या करेगा, ऑयल पंप ऑयल को खींचेगा और ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ यहाँ पर जाएगा। यहाँ से ऑयल कहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर जाएगा जो है, ये आपकी मतलब एक ऑयल गैलरी होती है। ये क्या होती है भाई, एक ऑयल गैलरी। क्या होती है, ऑयल गैलरी। और इसमें क्या बने भाई, इस तरीके से होल्स बने होते हैं, इस तरीके से संरचना बनी होती है। और इसमें प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ देखो, प्रेशर के साथ ऐसे ऑयल निकलता है और क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है प्रेशर के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर हम ऑयल को पहुंचाना चाहते हैं तो वहां पर हम पहुंचा सकते हैं थ्रू पाइप्स, थ्रू पाइपलाइंस हम क्या करते हैं, कहीं पे भी ऑयल को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। और फिर इसके बाद ये सिस्टम ऐसा होता है, जब ऑयल यहाँ पे लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन करता है और फिर आके फिर इसी संप में क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और फिर पंप के द्वारा, फिर पंप के द्वारा क्या होता है भाई, फिर पंप के द्वारा आया जो है ऊपर जाता रहता है। नहीं भाई, ठीक है श्रीनिवास मीना भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए प्रेशर सिस्टम क्या है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भैया, एक पंप वगैरह इसमें लगा देंगे, प्रेशर रिलीफ वाल्व वगैरह लगा देंगे और पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका प्रेशर सिस्टम के बाद सेमी प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम के बाद भैया क्या आया, प्रेशर सिस्टम के बाद आपका आया सेमी प्रेशर सिस्टम। अब सेमी प्रेशर सिस्टम क्या कुछ अलग है, कुछ नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों का प्रयोग करेंगे। मतलब जहां पर कहीं पर हमको जरूरत है पंप का तो वहां पे पंप से कर लिया, और जहां पर पंप की जरूरत नहीं है वहां पे स्कूप या डिपर का प्रयोग करके क्या कर लिया, स्प्लैश करा के लुब्रिकेशन कर लिया। तो सेमी प्रेशर सिस्टम क्या है, जिसमें स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों का प्रयोग किया जाए, वही क्या है, सेमी प्रेशर सिस्टम है, ठीक है। कुछ पार्ट्स की लुब्रिकेशन स्प्लैश सिस्टम के द्वारा की जाती है और कुछ पार्ट्स की लुब्रिकेशन प्रेशर सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो प्रायः सभी जितने मतलब ज्यादातर जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें यही विधि प्रयोग की जाती है। मतलब पंप, पंप सिस्टम यानी कि प्रेशर सिस्टम और स्प्लैश सिस्टम दोनों का प्रयोग कर लिया, जहां पर हमको जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से, ठीक है। सर बुक में भी ये सिस्टम रहेगा क्या जो आप पढ़ा रहे हो। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका ड्राई सम्प सिस्टम। ड्राई सम्प सिस्टम क्या है भाई,
इस पद्धति में तेल को एक अलग टैंक से भरा जाता है जहां उसे इंजन तक पहुंचाया जाता है। लुब्रिकेशन के बाद तेल संप में गिर जाता है, तब इसे एक अलग डिलीवरी पंप के द्वारा पंप करके वापस ऑयल टैंक में पहुंचाया जाता है। इसलिए इस पद्धति में क्या होते हैं भाई, दो पंप होते हैं, एक तेल को फीड करने के लिए और दूसरा उसे ऑयल टैंक में वापस पहुंचाने के लिए। ड्राई सम्प सिस्टम से आपको याद क्या रखना है कि भाई इसमें दो पंप का प्रयोग किया जाता है। देखो ये इस तरीके का सिस्टम होता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, एक ये कंटेनर रहता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, एक मतलब जहां पर तेल एकत्रित होता है, यहां से इस तेल को इस पंप के द्वारा कहां पर पहुंचाया जाएगा, इंजन तक। इंजन से फिर पार्ट्स का लुब्रिकेशन करेगा और फिर ये तेल कहां पर आएगा, ऑयल संप में। कहां पर आएगा भैया, ऑयल संप में। और जैसे ही ऑयल संप में आएगा, दूसरा पंप इसको खींचकर फिर से कहां पर पहुंचा देगा, इस वाले टैंक में पहुंचा देगा। तो अब सिंपल समझो, नॉर्मली जितने भी सिस्टम आपने पढ़े उसमें ऑयल कहां पर रहता है, उसमें ऑयल रहता है संप में। ये मतलब जो भाई ये आपका इंजन है, ये आपका क्रैंक केस है, क्रैंक केस का जो निचला भाग है यही तो होता है आपका ऑयल संप या ऑयल पैन, आप जो भी बोल लो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे ही यहां पर लुब्रिकेशन करने के बाद ये ऑयल ऑयल संप में आया, इस पंप ने इसको खींचकर फिर से इस टैंक में पहुंचा दिया। तो अब संप में ऑयल रह ही नहीं गया, अब फिर आएगा तो फिर ये खींच के पहुंचा देगा, फिर इधर से ऑयल आएगा तो फिर से खींच के पहुंचा देगा। मतलब संप कैसा हो गया, ड्राई। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई संप सिस्टम। जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि वो आपको जो है दो पंप का प्रयोग किया जाता है किसमें, ड्राई संप सिस्टम में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो ये 5 तरह के सिस्टम आपको क्या करने हैं भैया, पढ़ने हैं। आपने पढ़ लिए। अब बात करते हैं जो लुब्रिकेशन सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, जो आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सिस्टम है वो कौन सा है भाई, वो है आपका प्रेशर सिस्टम। ठीक है, और प्रेशर सिस्टम में पंप का प्रयोग किया जाता है। तो पंप के कई प्रकार होते हैं। जो ऑयल पंप होता है इसके कई प्रकार का होता है, ये प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, जानने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको फिगर में दिखाया गया है, ये एक गियर पंप दिखाया गया है। कैसा पंप दिखाया गया भाई, ये एक गियर पंप दिखाया गया है। तो पंप के प्रकार लिख लेंगे, गियर टाइप। पंप के प्रकार लिख लेंगे, पहला है आपका गियर टाइप पंप, गियर टाइप। दूसरा है आपका वेन टाइप। ठीक है, तीसरा है आपका रोटर टाइप, रोटर टाइप। और चौथा है आपका प्लंजर टाइप, प्लंजर टाइप। प्लंजर प्रकार का पंप, रोटर प्रकार का पंप, वेन टाइप यानी कि वेन प्रकार का पंप, और गियर टाइप यानी कि गियर प्रकार का पंप, गियर प्रकार का पंप। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो आपका यही होता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पंप जो लुब्रिकेशन सिस्टम में है वो कौन सा होता है भाई, वो गियर टाइप होता है। ठीक है, प्लंजर टाइप कहां पर प्रयोग होता है, जहां पर हमें उच्च दाब चाहिए होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जहां पे रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर मतलब बहुत उच्च दाब पर हमको लुब्रिकेशन करना होता है, वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर आपका वहां पर आपका प्लंजर टाइप प्रयोग होता है। यानी कि उच्च दाब, उच्च दाब का बहुत उच्च दाब के लिए, क्योंकि पंप तो दाब जनरेट करता ही है। बहुत उच्च दाब के लिए, बहुत उच्च दाब के लिए आप क्या करते हो भाई, प्लंजर टाइप पंप का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ये पंप के जो टाइप्स हैं कुछ आपको क्या करने हैं भैया, ये पंप के जो कुछ टाइप्स हैं ये आपको क्या करते हैं, ध्यान रखने हैं। अगला है आपका मेन ऑयल गैलरी। मेन ऑयल गैलरी आपने ये देखा होगा इस तरीके से, ये जो आपकी दिख रही क्या है, मेन ऑयल गैलरी। मेन ऑयल गैलरी का मतलब ये पूरे सिस्टम में क्या होती है, फैली होती है पूरी लंबाई में। ठीक है, तो मेन ऑयल गैलरी क्या है, यह इंजन की पूरी लंबाई में बनी होती है और गैलरी में ड्रिल किए हुए होल्स
तेल को क्या करते हैं, बीयरिंग सरफेस तक पहुंचाते हैं, और इसी गैलरी में क्या होते हैं, होल बने रहते हैं, जो कि ऑयल को क्या करते हैं भाई, बीयरिंग तक या जहां भी लुब्रिकेशन करना है वहां तो क्या करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या करता है भाई, प्रेशर को, मतलब सिंपल समझो कि प्रेशर को एडजस्ट करता है, क्योंकि अब पंप क्या कर रहा है, प्रेशर के साथ फीड कर रहा है, प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रेशर को क्या करता है, एडजस्ट करता है। प्रेशर को क्या करता है भाई, एडजस्ट करता है। ठीक है। कहाँ पर लगा होता है ये, तो ये पंप आउटलेट में लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है, पंप आउटलेट। पंप आउटलेट क्या है भाई, अब देखो, पंप में जहां से ऑयल जा रहा है वो पंप इनलेट है, और पंप में जहां से ऑयल निकल रहा है वो पंप आउटलेट है। ठीक है। तो जैसे ये प्रेशर सिस्टम है, तो पंप इनलेट क्या हो गया, ये यहाँ से ऑयल जा रहा है और यहाँ से ऑयल निकल रहा है, तो यहीं पर मतलब जहां से ऑयल निकल रहा है, पंप आउटलेट में क्या होता है, पंप आउटलेट में क्या होता है भाई, लगा होता है। ठीक है। पंप आउटलेट में क्या होता है, लगा होता है। पंप आउटलेट में लगा होता है। ठीक है। पंप को ड्राइव कहाँ से मिलती है भाई, तो पंप आप या तो क्रैंक शाफ्ट से चलाओ या तो कैम शाफ्ट से चलाओ। क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का है, चाहे आप कैम शाफ्ट से ड्राइव दे दो इसको पंप को तब भी चलेगा, चाहे क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव दे दो तब भी चलेगा। ठीक है भाई, टाइम हो गया है दोस्तों, बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अजय भाई टाइम हो गया है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, किसी ने रोका है आपको। ठीक है। चलिए, इसके साथ ऑयल कूलर है, मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसको कूल करने के लिए। इसके बाद ऑयल प्रेशर गेज, मतलब ऑयल का प्रेशर कितना है उसको बताने के लिए गेज लगा दिया, जो कि आपको डैशबोर्ड पे बताएगा कि ऑयल का प्रेशर कितना है। इसी तरीके से ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल कितना है आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में, वो एक इंडिकेटर लगा दिया, तो जो है वो आपको बताएगा कि भाई लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल कितना है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं। अगला जो है आपका ऑयल ब्रीदर। अगला जो पार्ट है ये आपका क्या है भैया, ये आपका है ऑयल ब्रीदर। ऑयल ब्रीदर क्या करता है भाई, एक ओपनिंग जिसे ऑयल ब्रीदर कहते हैं को इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में लगाया जाता है। अब आप कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि भाई जो ऑयल ब्रीदर है ये किस सिस्टम का हिस्सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछा अल्टरनेटर किस सिस्टम का हिस्सा है, कट आउट स्विच किस सिस्टम का हिस्सा है, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न बताए थे, दिखाए थे ना। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना कि भाई जो ऑयल ब्रीदर है ये किस सिस्टम का हिस्सा है। तो आप क्या बताओगे भैया, ये जो है ऑयल ब्रीदर लुब्रिकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। ऑयल ब्रीदर किसका हिस्सा है, लुब्रिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। क्या करता है भाई, ये इसलिए होता है ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। अब आप कहोगे जब बाहर की हवा अंदर आ जाएगी तो जो ऑयल है अगर गर्म होगा तो ऑयल बाहर भी जा सकता है, उसकी भाप भी बाहर जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका कार्य क्रैंक केस में आवश्यकता से अधिक प्रेशर को बनने से रोकना। प्रेशर बहुत अधिक बन जाएगा क्रैंक केस में, जो कि सही नहीं है, उसको रोकना है, तो इसलिए ऑयल ब्रीदर लगा होता है। क्रैंक केस से बाहर निकलने वाली हवा के साथ तेल के निकलने को रोकने के लिए ऑयल ब्रीदर में क्या लगाए जाते हैं भैया, बेफल्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, बेफल्स। ये आपका ऑयल ब्रीदर है। ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये ऑयल ब्रीदर का हेड है, यहां से मान लो ओपनिंग है। अब आपका ऑयल की जो भाप है वो बाहर ना जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेफल्स लगाते हैं। बेफल्स क्या होती है, कुछ नहीं होती भाई, इस तरीके से पतली पतली पट्टियां हम इसके रास्ते में बना देते हैं, यही बेफल्स हैं। अब मान के चलो यहाँ से ऑयल की वाष्प जा रही है, तो ये पट्टियां, ये जो पतली पतली प्लेट्स होती हैं रास्ते में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेफल्स। अब भाप यहाँ से टकराएगी, रुक जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, अगर कुछ बची तो यहाँ टकराएगी, फिर वो रुक जाएगी, फिर अगर कुछ बची तो यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर वो कुछ रुक जाएगी। तो इस तरीके से ऑयल बाहर नहीं जाता। ठीक है। बेफल्स को लगाने से क्या होता है भाई, ऑयल नहीं जाता। ठीक है। तो ये आपका ऑयल ब्रीदर होता है। अब देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछा गया,
जल्दी जल्दी क्या करवाए यार, जल्दी जल्दी क्या करवाए, इसमें कुछ है ही नहीं। जहां समय होता है दोस्त, मैं आपको समय देता हूं, आप मतलब गलत बात कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी करवाया कुछ नहीं समझ, इस क्या समझना है यार इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम में। मैं बोल तो रहा हूँ, पूछो, मैथ की क्लास नहीं है। अजय कुमार भाई बताओ तुमको क्या नहीं समझ में आया इस क्लास में। ठीक है, कुछ लड़के कह रहे हैं कि मैथ की क्लास नहीं है। ठीक है, अजय कुमार भैया आप देखो, कोई लड़का कहता है टाइम हो गया तो मैं उसको जवाब देता हूं, तुमको हर मेरी बात पे रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है कि मैंने कहा बोला टाइम हो गया। अरे मैंने तुमको थोड़ी बोला यार, तुम अकेले थोड़ी हो देख रहे हो। ठीक है, कोई लड़का बोला होगा कि टाइम हो गया, तो मैंने कहा भाई टाइम हो गया तो जा सकते हो। ठीक है, और अजय कुमार भैया आप ये बताइए कि जल्दी में करवाया गया, क्या करवाया गया, क्या आपको इसमें नहीं समझ में आया, ये आपका, आपको जो है मुझसे प्रश्न पूछना है। पहली बात तो आप ये बताइए, जितने पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए आपको क्या नहीं समझ में आया, यह आपको प्रश्न पूछना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछो भाई कि तुमको क्या नहीं समझ में आया। जल्दी में करवाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज है तो उसको खींचो। ठीक है, कोई चीज अगर भाई किसी टाइम की है तो उसको उतने टाइम में समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे पूछा गया, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रश्न का लेवल देखो उससे कितना लो है। कह रहा है कि की कमी इंजन से शोर कर सकता है, किसकी कमी से इंजन शोर कर सकता है, और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून। अब घर्षण कहीं पर आ गया, फ्रिक्शन कहीं पर भी आ गया, तो आप सिंपल सा कहोगे कि वो स्नेहन की बात कर रहा है। और जहां पर गर्मी की बात करेगा, हीट को बाहर निकालने की बात करेगा, वहां पर कूलेंट यानी कि शीतलक की बात करेगा। तो कह रहा है कि किसकी कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून बदल सकती है। तो भाई अगर लुब्रिकेशन की कमी है, कूलेंट नहीं मारोगे, क्योंकि यहां पे घर्षण की बात कर रहा है भैया, घर्षण की बात कर रहा है। और कहीं भी अगर घर्षण की बात कर देगा, कहीं भी अगर घर्षण की बात कर देगा, तो इंजन की ट्यून क्या हो, घर्षण की बात कर देगा तो आप क्या मारोगे, स्नेहन मारोगे, लुब्रिकेशन मारोगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये सारे 2022 के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसी इंजन के स्नेहन का कार्य नहीं, स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का कार्य कौन सा नहीं है। तो भाई देखो, कुशनिंग प्रभाव, मतलब कुशनिंग प्रभाव का मतलब होता है कि झटके वटके कम करना, तो झटके को कम करना, गतिमान भागों में टूट फूट को कम करना, गतिमान भागों के बीच घर्षण को कम करना, कार में परफ्यूम की महक। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा लुब्रिकेशन सिस्टम ना, वो समझ जाएगा कि यार लुब्रिकेशन तो मतलब इंजन ऑयल होता है, उसका कार में परफ्यूम की महक देने से क्या तात्पर्य है, कोई तात्पर्य नहीं। तो भाई ये तो स्नेहन का कार्य है नहीं, महक देना इसका कार्य थोड़ी है। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पास को कर ले जाओगे। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य है, ना कि द्वितीयक उद्देश्य। द्वितीयक उद्देश्य में क्या आ जाता है, जैसे आपका स्नेहन कूलिंग इफेक्ट भी प्रदान कर रहा है, ठीक है, कुशनिंग इफेक्ट भी प्रदान कर रहा है, लेकिन स्नेहक किस लिए आप प्रयोग कर रहे हो, लुब्रिकेशन आप किस लिए प्रयोग कर रहे हो। तो लुब्रिकेशन भैया मैंने आपसे कहा कि वो और चीजों में भी मदद करेगा, जैसे कुशनिंग इफेक्ट मतलब झटके वटके कम करेगा, कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करेगा, इंजन को थोड़ा बहुत कूल भी करेगा, लेकिन जो स्नेहक है, लुब्रिकेंट है, वो आप प्रयोग किस लिए कर रहे हो, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज है घर्षण को कम करना, फ्रिक्शन को कम करना। तो देखिए यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वाहनों में स्नेहन का मुख्य उद्देश्य है, ना कि द्वितीयक उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, शीतलन प्रभाव प्रदान करना है क्या, नहीं, शीतलन प्रभाव प्रदान करने का जो मेन कार्य है वो किसका होता है, कूलेंट का होता है। कूलिंग इफेक्ट प्रदान करने का जो मुख्य कार्य है वो किसका होता है, कूलेंट का होता है। जो आपका स्नेहन है, लुब्रिकेशन है, उसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, उसका मेन उद्देश्य है गतिमान भागों के बीच घर्षण को उसके न्यूनतम मान तक कम करना, ताकि शक्ति की हानि कम हो, पावर लॉस कम हो, और आपका जो इंजन है वो सुचारू रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। समझ गए। तो मेन उद्देश्य क्या है, इस तरीके से 3 प्रश्न पिछली बार 3 सेट में आपके लगभग पूछे गए थे, 3 सेट में पेपर हुआ था, तो हर सेट में इस तरीके से एक एक प्रश्न जो है आपसे लुब्रिकेशन से पूछा गया था। बाकी मैंने आपको इससे बहुत हाई लेवल का पढ़ाया कि आपसे ऐसे ही नंबर पूछे, अगर इससे थोड़ा सा अप करेगा
तो कहेगा भैया SI क्या होता है, SI का फुल फॉर्म बता दो, इंजन ऑयल का SI नंबर बता दो, ठीक है, मल्टीग्रेड मोनोग्रेड ऑयल क्या है ये सब बता दो, ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम जो भी होता है। मैंने सोचिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया, कुछ नहीं, और मैंने आपको इससे बहुत हाई लेवल का पढ़ा दिया कि अगर इससे ऊपर भी उठे इस बार तो आप प्रश्नों को कर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जामिनर है, उसने थोड़ी कहा कि मैं इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछूंगा, हो सकता है इस बार उसका दिमाग घूम जाए, पूछे SI नंबर बता दो, ठीक है, SI का फुल फॉर्म बता दो, कहाँ कौन सा ऑयल कितने नंबर का SI प्रयोग होता है आप ये बता दो। तो आप सोचो प्रश्न का लेवल बहुत सिंपल था पिछली बार, इस बार मैं आपको इतना पढ़ा दे रहा हूं कि अगर बहुत हाई भी पूछे तो भी आप प्रश्नों को कर ले जाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ प्रश्न और हैं, इसको भी आप देख लीजिए कि भाई निम्नलिखित कथन में इंजन की लुब्रिकेशन से संबंधित है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई यही वाला कथन, ये जो ऑप्शन बी है यही सही नहीं है। पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन पद्धति को 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि नहीं किया जाता है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भैया रेशियो तो मैंने आपको बताया, रेशियो सही है, ठीक है। और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व को ऑयल पंप और ऑयल फिल्टर के बीच फिट किया जाता है, ये भी सही है। स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन पद्धति में सिलेंडर की दीवारों को स्कूप या डिपर द्वारा तेल फेंक कर लुब्रिकेट किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो पेट्रोल सिस्टम है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, ये 4 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डीजल इंजन के लुब्रिकेशन पद्धति में जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो कहां पर फिट किया जाता है। तो वो फिट किया जाता है भाई ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर। कहां पर फिट किया जाता है, ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर क्या किया जाता है भाई, फिट किया जाता है। कहां पर फिट किया जाएगा भाई, जो ऑयल पंप है उसके आउटलेट पोर्ट पर क्या किया जाता है, फिट किया जाएगा, जो ऑयल रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अगला प्रश्न देखिए, इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार हैं। अब बताइए, अभी मैंने आपको कितने टाइप के बताए, ठीक है भाई। अब बताइए मैंने अभी आपको कितने टाइप के पंप बताए, इधर हो जाता हूं, 4 टाइप के पंप बताए, 4 टाइप के पंप बताए। तो बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है उन चारों में से। मैंने आपको कौन कौन सा पंप का प्रकार बताया, गियर टाइप, वेन टाइप, रोटर टाइप और प्लंजर टाइप, यही 4 मैंने आपको बताए। तो प्रश्न पूछा है कि इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार कौन से हैं। तो भाई मैंने बताओ कोई वैक्यूम या प्रेशर पंप बताया क्या, नहीं बताया। रोटर पंप तो बताया, लेकिन क्या कोई डायफ्राम पंप बताया क्या, आप कहोगे नहीं बताया। अब बताओ क्या मैंने वैक्यूम और डायफ्राम पंप आपको बताया, नहीं बताया। मैंने क्या बताया, गियर, रोटर, वेन और प्लंजर। तो रोटर और गियर मिल रहा है। तो इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में जो प्रयोग किया जाने वाला पंप है वो कौन सा है भाई, वो है रोटर और गियर। कौन सा है, रोटर और गियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, ठीक है, और इसका एग्जैक्ट उत्तर भाई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लगभग मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ चीज़ों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल को पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको साफ साफ दोस्त अपनी बात बता देता हूँ कि जो लुब्रिकेशन ऑयल पंप है, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं उसमें इसका उत्तर अलग अलग मिलेगा। अलग अलग इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिक्स नहीं होती। अब इंजन का जो मॉडल है वो कैसा है, किस वाहन में प्रयोग हो रहा है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि आप लुब्रिकेशन ऑयल जो पंप है उसको कैसे चलाते हो, ठीक है। अगर हमारा इंजन का जो आकार है या इंजन का मॉडल है इस तरीके से बन रहा है कि जो ऑयल पंप है वो क्रैंक शाफ्ट के पास है, तो हम क्रैंक शाफ्ट से उसको ड्राइव दे देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई थियरी पढ़ी है कि भाई उसको हम कैम शाफ्ट से ही चलाएंगे। अब अगर हमारा पंप जो है वो कैम शाफ्ट के नजदीक है या हमारा एसेसिबिलिटी कैम शाफ्ट से अधिक है कि भाई कैम शाफ्ट से इसको ड्राइव प्रदान कर दें, बगलिए में तो है, इंजन का डिजाइन अगर इस तरीके से है,
तो कैम शाफ्ट से भी उसको चला सकते हैं। और अगर हमारा क्रैंक शाफ्ट के आसपास है, क्रैंक शाफ्ट के आसपास हमारा उसका सिस्टम बैठ रहा है कि भाई क्रैंक शाफ्ट से ही ड्राइव दे दें, तो ऐसा थोड़ी है कि हम घुमा के बेल्ट चैन गियर लाएंगे और कैम शाफ्ट से ही ड्राइव देंगे। तो इसीलिए जो किताबों में इसका उत्तर है अलग अलग इसलिए मिलता है क्योंकि भाई ये चीज फिक्स नहीं, ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर डिपेंड कर रही है कि जहां से आपको सुटेबल लगे वहां से आप ड्राइव दे दो, चाहे कैम शाफ्ट से आप दे दो चाहे क्रैंक शाफ्ट से दे दो, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको पहले भी कह रहा हूं और रिसर्च करूंगा, अभी के लिए आप दोनों उत्तर याद रखोगे, बाकी और भी मैं इस पर रिसर्च करूंगा और भी ऑथेंटिक बुक कोई और तलाशूंगा, तो उसमें जो उत्तर होगा उस प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और वो वाला उत्तर आप मानोगे, ठीक है। बाकी जितने भी किताब आप चाहे कोई पढ़ रहे हो या पढ़ोगे उसमें कहीं पर क्रैंक शाफ्ट दिखेगा तो कहीं पर कैम शाफ्ट दिखेगा। अगर आप बोलोगे ज्यादातर, तो भाई ज्यादातर देखो कैम शाफ्ट से चलाया जाता है, किससे चलाया जाता है, कैम शाफ्ट से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप दोनों याद रखोगे। मैं आपको पहले भी कर रहा हूँ इस साल, भाई देखो ट्रैक्टर में क्रैंक शाफ्ट से चला लिया, अब हो सकता है कोई मॉडर्न कार हो उसमें कैम शाफ्ट से चला लिया, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं तो भाई बता रहा हूँ कि मुझे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि तीन चार किताबें जो भी पढ़ी हैं सब में अलग अलग उत्तर देखने को मिलता है, कहीं एमसीक्यू देखो तो उसमें अलग अलग देखने को मिलता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई क्योंकि किताबों में ही जब अलग अलग उत्तर है तो मैं कहाँ से सही बता दूंगा, और मैं इस पर रिसर्च करूंगा, ठीक है। तो आपको बताऊंगा भाई कि क्या इसमें सही उत्तर होगा, परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो ये आपका है कैम और क्रैंकशाफ्ट, अभी के लिए आप दोनों मानोगे, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं अभी के लिए आप दोनों मानोगे, ठीक है। फिर आगे इसका क्लैरिटी करेंगे कि क्या होता है इसमें। अगला अगला है लुब्रिकेशन ऑयल पंप आउटलेट को किससे जोड़ा जाता है, तो भाई जो पंप आउटलेट है उसको जोड़ा जाता है सिलेंडर ब्लॉक में ऑयल गैलरी से, ठीक है। मतलब पंप से जहां से ऑयल निकल रहा है उसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, ऑयल गैलरी से कनेक्ट कर देंगे, किससे कनेक्ट कर देंगे, ऑयल गैलरी से। और गैलरी में आपको पता होता है होल्स वगैरह बने होते हैं जहां से बेरिंग तक लुब्रिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था भैया, ये थे आज के प्रश्न आपके, ये थी आज की क्लास। अब बताइए, अब बताइए आपका क्या डाउट है, जिस भाई को लग रहा है तेज पढ़ाया धीरे पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। अब आपकी मैथ की क्लास आज है नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, बाकी मुझे तो नहीं पता मैथ की क्लास है कि नहीं है, तो समय आज मेरे पास भी था तो मैंने बता दिया आपको। अजय भाई अभी मैं आपको बता दूंगा क्लियर करके क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी धैर्य रख लो यार। सब्र कर लो। अजय भाई जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप पचा लो डेली, ठीक है, फिर बुक भी आ जाएगी, बुक भी पढ़ लेना, सब मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। अभी इतनी क्लासेस जो डेली 5 6 7 चल रही हैं अभी उसी को तैयार कर लो, बुक भी आ जाएगी, बुक भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, सब पढ़ लेना दोस्त, ठीक है। अभी थोड़ा धैर्य रखो भैया। नरेश कुमार का है समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो समझना चाह रहा हूँ भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये ना बताया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो इसका मतलब तो यार मंद बुद्धि हो। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मतलब यार वो तो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि से मतलब कुछ भी कहो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया दोस्त तो वो पूछो आप, वो आप पूछिए कि जो है आपको क्या नहीं समझ में आया, तब मैं बता पाऊंगा ना दोस्त कि मतलब हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्त, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अगर कुछ चीज नहीं समझ में आता तो आप पूछिए, अब कुछ नहीं समझ में आया तो भाई तो मंद बुद्धि हो गया ना कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो आप पूछिए, ठीक है भाई। फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट, ठीक है भाई बता देंगे। श्रीनिवास मीना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास यहीं पे चल रही है, अब उर्दू इंग्लिश में नहीं बताऊंगा दोस्त, ठीक है। तो आप ध्यान लगा के सिर्फ यहीं पे पढ़ेंगे और जो पढ़ा रहा हूँ इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऊपर ही लिख लो फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट, जहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी वहीं पे आप लिख लो, ठीक है, यहीं पे आप लिख लो, यहीं प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो सबसे पहला है आपका फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है भाई
जिस पर क्या होता है, जिस पर जिस पर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है मतलब स्नेहक, ऐसा तापमान, ठीक है, यहां पे लिख लो जिस तापमान पर, जिस तापमान पर क्या होता है भाई, स्नेहक, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट क्या होता है, भाप बनकर, भाप बनकर क्या होता है, उड़ने लगता है। जिस तापमान पर क्या होता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, उस पॉइंट को यानी कि उस तापमान को हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फ्लैश पॉइंट। दूसरा क्या होता है भाई आपका, दूसरा होता है आपका फायर पॉइंट। फायर पॉइंट, फायर पॉइंट क्या है, देखो ऑयल होता है तो ऑयल में मतलब आप देखो अभी जैसे कुकिंग ऑयल है, घर पे सोयाबीन है तो उसमें देखो छौंका उका मार दो तो आग पकड़ लेता है, सरसों का तेल है आग पकड़ लेता है। तो जो भी ऑयल प्रयोग किए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ जलने की प्रॉपर्टी होती है। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आग पकड़ लेगा, समझ रहे हो ना। तो वह तापमान जिस पर लुब्रिकेंट क्या होता है, आग पकड़कर जलने लगता है, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, उसका फायर पॉइंट। क्या कहते हैं, फायर पॉइंट। तो आप क्या बताओगे, जिस तापमान पर, जिस तापमान पर क्या होता है भाई, स्नेहक क्या होता है, स्नेहक आग पकड़ लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है मतलब जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को, उस लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फायर पॉइंट कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। बाकी और कोई सवाल आपका सही नहीं आ रहा है, वही है कि किताब कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इस टॉपिक से कोई आपका सवाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी, फुर्सत में एक बार फिर से क्लास को देखना, फिर से क्लास को देखना भैया, समझ में आएगी। ठीक है। डाउट 3 ब्रेक ऑयल का है। ब्रेक ऑयल जब भैया ब्रेक ब्रेक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रेक ऑयल पढ़ेंगे, यहाँ पे ब्रेक ऑयल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंजन में केरोसिन क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भाई वो इंजन के लिए बना नहीं है। ठीक है, सिंपल से समझो, आपकी कोई चीज किसी चीज के लिए बनी है तो उसमें वही डालोगे जो ज्यादा सही रहेगा। समझ रहे हो ना बात को। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।